बैक टू स्टडी विद सुजाता। दिस इज सुजाता और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ENT सब्जेक्ट से मीनियस डिजीज़। बट स्टार्ट करने के पहले जैसे कि अभी हमारा कोविड चल रहा है इतना ज़्यादा, सेकेंड वेव अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, बट मेक श्योर कि आपने सबने ने वैक्सीनेशन ले लिया हो, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स सब कोई वैक्सीनेशन लिए हो। एंड ऑल्सो प्लीज़ स्टिल फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल्स, क्योंकि अब सिंस सारी चीज़ें खुल रहे हैं वापस, तो हमें इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड आई होप यू ऑल आर सेफ़। अब अगर टॉपिक की बात करें तो वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और उसमें बहुत सारे MCQs भी आते हैं जो कि हम लोग जैसे जैसे डिस्कस करेंगे वो देखते जाएंगे। एंड स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मेरे काफ़ी और प्लेलिस्ट है 1st, 2nd, 3rd MBBS के, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हमारा पेज है, उस पर एक स्टडी विद सुजाता करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ पे हम लोग रोज़ MCQs या फिर कोई भी फैक्ट्स डालते हैं हमारे जो MBBS सब्जेक्ट्स है उनसे रिलेटेड। So the aim is only to ace up your preparation and for all of us to grow and learn together. So please support that page and show some love. And now let's begin. तो जैसे हम लोग कोई भी पैथोलॉजी पढ़ने के पहले देखते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो मीनियस डिजीज़ में भी उसका इंट्रोडक्शन क्या है कि इसको हम लोग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। तो ये भी एक MCQ आता है कि व्हाट इज़ एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स, विच इज़ बेसिकली मीनियस डिजीज़ एंड इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द इनर ईयर। क्यों? क्योंकि ये एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स है। तो एंडोलिम्फ हमारा क्या होता है, इनर ईयर में होता है, हम लोग को पता है। तो ये इनर ईयर का डिजीज़ है। और एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स यानी कि उसके मतलब में ये कि एंडोलिम्फ का डायलिटेशन, एंडोलिम्फ का डायलिटेशन हो जाता है इसमें, यानी कि उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स, और वही होता है हमारा मीनियस डिजीज़। इस डिजीज़ में यानी कि मेन क्या हो रहा है, हमारा क्या कौन सा सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, एंडोलिम्फेटिक सिस्टम। और क्या होता है, उनका डायलिटेशन हो जाता है, उनमें एंडोलिम्फ का कलेक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, स्ट्राया वास्कुलरिस से हमने देखा है। स्केला मीडिया के साइड में जो एक वास्कुलर लेयर होता है, स्ट्राया वास्कुलरिस, वहाँ पे हमारा सोडियम पोटेशियम पम्प्स होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं हमारा एंडोलिम्फ। तो अगर उस पम्प्स में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकता है ना। या फिर जहाँ से एक्सक्रीट होता है, यानी कि एंडोलिम्फेटिक सैक्स जो कि एब्जॉर्ब करता है, सीक्रीट नहीं, यानी कि एब्जॉर्ब करता है एंडोलिम्फ को वापस, अगर वहाँ पे कोई इशू हो जाए, कोई पैथोलॉजी हो जाए, तो ऑब्वियसली एंडोलिम्फ वहीं पे रह जाएगा, तो उसका वो फिर से वो इंक्रीज हो गया ना। इसीलिए अगर एंडोलिम्फ का अमाउंट इंक्रीज हो गया तो एंडोलिम्फेटिक सिस्टम डायलेट हो जाता है या फिर डिस्टेंड हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स, यानी कि मीनियस डिजीज़। अब इसके प्रेजेंटिंग जो इसके 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं, वो इसमें होता है वर्टाइगो। आपको कब सस्पेक्ट करेंगे आपकी ये एक मीनियस का केस है, हमको अब ऐसे इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बेसिक आपको क्या सजेशन मिलेगा हिस्ट्री से कि उसको, उस इंसान को आपका एपिसोडिक वर्टाइगो है। वर्टाइगो नॉर्मल नहीं, इट इज़ एपिसोडिक। ठीक है, मैं अभी मतलब बताऊंगी जब क्लिनिकल फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्लक्चुएटिंग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, टिनिटस है, और ऑरल फुलनेस, यानी कि उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसका कान भरा भरा है, फुलनेस इन ईयर। ठीक है, तो अगर ये 4 फीचर्स के साथ अगर पेशेंट आता है तो हम लोग उसको सस्पेक्ट करते हैं एज अ केस ऑफ मीनियस डिजीज़। अभी उसका पैथोलॉजी क्या है कि जब ये कैसे डिस्टेंड हो रहा है आपका, वो ईटियोलॉजी में आएगा। अगर इंक्रीज प्रोडक्शन है एंडोलिम्फ का, यानी कि अगर सोडियम पोटेशियम चैनल्स ऑफ स्ट्राया वास्कुलरिस में कोई इशू है, अगर आपका सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो रहा है बॉडी में, तो वो सोडियम पोटेशियम चैनल्स पे ज़्यादा काम करेंगे और उसकी वजह से एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो मे बी वी कैन रिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट एंड वाटर, ताकि उससे एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन कम हो। वो एक वे है मैनेजमेंट का। ठीक है, या तो फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, यानी कि एंडोलिम्फेटिक सैक से एब्जॉर्प्शन कम हो जाए एंडोलिम्फ का, तो भी उसके वजह से जो हमारा एंडोलिम्फेटिक सिस्टम है वो डिस्टेंड हो जाता है। तो डिस्टेंशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सिस्टम वो मेनली कहाँ इफेक्ट करता है, हमारा स्केला मीडिया में, क्योंकि ऑब्वियसली स्केला मीडिया में वो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ द साइट ऑफ इट्स प्रोडक्शन, यानी कि स्ट्राया वास्कुलरिस। तो मेनली वहीं पर वो इफेक्ट करता है। तो जो हमारा स्केला मीडिया होता है, अगर एक डायग्राम निकालती हूँ इसका, ये अगर हमारा स्केला मीडिया है तो यहाँ पे हमारा स्ट्राया वास्कुलरिस होता है, ये प्रोड्यूस कर रहा है हमारा एंडोलिम्फ। ये हमारा रीजनर्स मेम्ब्रेन है और ये हमारा बेसिलार मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा, इसके ऊपर ही ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है।
तो जब हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया एंडोलिम्फ का, तो मेनली स्केला मीडिया इन्वॉल्व हुआ, यानी कि फर्स्ट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, स्केला मीडिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो क्या करते हैं वो लोग, रीजनस मेम्ब्रेन को पुश करने लगते हैं, यानी कि रीजनस मेम्ब्रेन बल्ज करने लगता है। यहाँ पे ऊपर में हमारा पेरिलिम्फ है, यहाँ अंदर में एंडोलिम्फ है, और फिर से यहाँ पे पेरिलिम्फ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये उसको पुश करने लगता है हमारा रीजनस मेम्ब्रेन, तो क्या होता है कि रीजनस मेम्ब्रेन बल्ज होकर ऐसे एक पाउच जैसा, पॉकेट जैसा बना देता है। और फिर अगर एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन यहाँ पे चलता ही रहा तो क्या होता है कि ये बल्ज होते होते वो रप्चर हो जाता है वो मेम्ब्रेन, क्योंकि उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है स्केला मीडिया में, स्केला मीडिया के साइड से एंडोलिम्फ के वजह से, तो वो रप्चर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस रप्चर, ये स्केला वेस्टिबुलाई हमारा और ये हमारा स्केला टिम्पैनी, तो वो स्केला वेस्टिबुलाई में अब रप्चर हो जाता है। तो और स्केला वेस्टिबुलाई में क्या है, हमारे पास पेरिलिम्फ है, और यहाँ पे क्या है, एंडोलिम्फ, तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि रप्चर तो वो मेम्ब्रेन तो रप्चर हो गया, रीजनस मेम्ब्रेन, तो इन दोनों का मिक्सिंग हो जाता है। ये देखिए, डिस्टेंशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सिस्टम मेनली अफेक्ट्स द स्केला मीडिया विच कॉजेज द बल्जिंग ऑफ द रीजनस मेम्ब्रेन विच कॉजेज द रप्चर ऑफ द रीजनस मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है, मिक्सिंग होता है पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ का, और सिंस इन दोनों का सोडियम पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है, तो उसके वजह से वो नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करते हैं एंड दे लीड टू वर्टाइगो। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है, और फिर अगर, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, कुछ ही घंटों के बाद रीजनल मेम्ब्रेन वापस से अपना डिस्टेंशन मतलब बल्जिंग उसका चला जाता है, और वो वापस से नॉर्मल अपना पोजीशन में आ जाता है, तो फिर से पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ अलग अलग हो जाता है, तो वर्टाइगो सबसाइड करते हैं। तो यही इसका मेन फीचर है कि इसका वर्टाइगो एपिसोडिक होता है, यानी कि थोड़े देर के लिए ही होता है, और बार बार मतलब इट में अकर फ्रिक्वेंटली, बट वो एक बार जब होता है तो उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। इट इज़ मेनली फ्रॉम 20 मिनट्स टू 24 आवर्स, 24 आवर्स के ज़्यादा नहीं होता। तो ये भी एक हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, क्योंकि जब रीजनस मेम्ब्रेन अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होता है तो अपने आप वर्टाइगो सबसाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसका पैथोलॉजी। ईटियोलॉजी हमने देखा, अगर इंक्रीज प्रोडक्शन है एंडोलिम्फ का, या फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन है, इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम स्ट्रायोवास्कुलरिस, अगर आपका सॉल्ट वाटर का डाइट ज़्यादा है, कोई एलर्जी है आपको, तो ऑब्वियसली एंडोलिम्फ क्या होता है, एक वो कुशन के तरह एक्ट करता है, तो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। या फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन फॉलोइंग एनी सैक सर्जरी, एंडोलिम्फेटिक सैक का अगर सर्जरी हो गया, वहाँ पे वास्कुलरिटी थोड़ा कम है, तो वो कुछ दिन तक फिर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो फिर उसकी वजह से भी एंडोलिम्फ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये है उसका, हमने जो बेसिक देखा। उसके बाद हम लोग जब इसका क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला है हमारा इसका एपिसोडिक वर्टाइगो। कब होता है, जबकि रीजनस मेम्ब्रेन बल्ज करके रप्चर होता है, तब पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ मिक्स होता है, उसके वजह से हम लोग का सिंस आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन का इम्बैलेंस होता है, उसके वजह से वर्टाइगो होता है। और जैसे ही रीजनस मेम्ब्रेन वापस से नॉर्मल हो जाता है, वर्टाइगो सबसाइड कर देता है, इसलिए वो एपिसोडिक वर्टाइगो है। और टूलियस फेनोमेनन मैं अभी बताती हूँ। और इसमें हियरिंग लॉस होता है, जो कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे सेंस ऑर्गन वाले उसको अफेक्ट कर रहा है। इट इज़ बियॉन्ड द ओवल विंडो, तो फिर हम लोग उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस टर्म करते हैं। एंड इसमें क्या होता है, ये कंडीशन मेनली यूनिलैटरल होता है, और ये मेनली मेल्स को अफेक्ट कर रहा है। तो क्या होता है कि यही सिंस एक यूनिलैटरल कंडीशन है, तो आपका एक कान सही सुन रहा है और एक कान में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो अगर एक ही टोन या फिर एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड दिया जाए, तो जो अफेक्टेड ईयर है वो उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करता है, और जो अनअफेक्टेड ईयर है वो डिफरेंट तरीके से परसीव करता है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बाइनऑरल डायप्लक्यूसिस। बाइनऑरल यानी कि दोनों कानों के बीच में, डायप्लक्यूसिस यानी कि डबल मतलब डिफरेंट तरीके का अक्यूसिस हो रहा है, यानी कि हियरिंग परसीवनेस हो रहा है, क्योंकि दोनों कान अलग अलग तरीके से परसीव करें। एक अफेक्टेड है मीनियर से और एक नॉन अफेक्टेड है, यानी कि अनअफेक्टेड है। फिर इसमें हम लोग रिक्रूटमेंट फेनोमेनन देखते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है कि जब थोड़े लाउड साउंड्स होते हैं, विच इज़ नॉट वेरी लाउड, बट वो अपने आप बहुत लाउड लगने लगते हैं इन पेशेंट्स को, जिनमें भी ये कॉक्लियर कोई पैथोलॉजी हो। उनमें क्या होता है कि मतलब जैसे हम लोग को 70 डेसिबल के ऊपर कुछ लाउड लगेगा, बट उनको 50 में जाते जाते ही वो बहुत लाउड लगने लगता है। तो दे के नॉट बेयर कि हाँ अब ये बहुत लाउड लग रहा है। तो इनमें वो फेनोमेनन होता है रिक्रूटमेंट फेनोमेनन।
और टिनिटस इसमें प्रेजेंट होता है. दिस इज़ अ सब्जेक्टिव टिनिटस एंड नॉट एन ऑब्जेक्टिव टिनिटस. तो ये 4 इसके मेन क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि अगर किसी पेशेंट में प्रेजेंट होगा तो यू मे सस्पेक्ट अ मीनियस डिजीज. वर्टाइगो विच लास्ट फॉर 20 minutes to 24 hours एंड नेवर मोर देन 24 hours. एंड हियरिंग लॉस विच इज़ फ्लक्चुएटिंग, उसमें बाइनॉरल टेप्लेक्यूसिस हो. और जो हियरिंग लॉस है वो दैट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और वो फ्लक्चुएटिंग इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ वर्टाइगो जब इंसान को होता है तभी वो प्रेजेंट होता है, और उसके बाद नॉर्मली अपने आप हियरिंग ठीक होने लगता है. बट अगर बहुत सारा अटैक्स हो रहा हो उसको, तब हाँ वी मे से कि हियरिंग लॉस परमानेंटली अफेक्ट हो सकता है. बट जनरली क्या होता है कि वो हर एक अटैक के बाद वापस अपने नॉर्मल स्टेट में चला जाता है. तो वो फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होता है, हर समय हियरिंग लॉस नहीं प्रेजेंट होता है. रिक्रूटमेंट फिनोमेनन होता है इसमें, और टिनिटस होते हैं. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशन. तो एग्जामिनेशन में क्या होता है, हम लोग ओटोस्कोपी में देखते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल है क्योंकि ये इनर ईयर का डिफेक्ट है, तो इसमें मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर में कुछ भी ऐसे इफेक्ट्स नहीं आते. तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारा नॉर्मल होता है. निस्टैग्मस, अब जब भी वर्टाइगो होता है तो निस्टैग्मस रहता ही है. तो निस्टैग्मस किस साइड है, टुवर्ड्स द अनअफेक्टेड ईयर. हमेशा हम लोग को पता है कि निस्टैग्मस का डायरेक्शन ऑब्वियसली उसके फास्ट कंपोनेंट से डिटरमाइन किया जाता है, और उसका फास्ट कंपोनेंट किस साइड होता है ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो हमेशा टुवर्ड्स द मोर एक्टिव ईयर होता है. तो मीनियस डिजीज में क्या होता है कि एक साइड का ईयर अंडर एक्टिव हो रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसका ये मेम्ब्रेन रप्चर हो तो एक साइड का ईयर कम काम कर रहा है, तो उसके वजह से वो अनअफेक्टेड ईयर जो उसका जो बचा हुआ ईयर है वो ज़्यादा बेटर ईयर है. इसलिए निस्टैग्मस का फास्ट कंपोनेंट उस साइड होता है. इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द बेटर ईयर. तो मतलब मोर एक्टिव ईयर. तो वो उसमें मोर एक्टिव ईयर कौन सा है, वो ऑपोजिट ईयर है जो कि अनअफेक्टेड ईयर है. इसलिए निस्टैग्मस इज टुवर्ड्स द अनअफेक्टेड ईयर. फिर इसमें हम लोग ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट करेंगे. तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में अगर आप याद करें रीनियस पॉजिटिव 2 कंडीशन में होता है, ईदर द ईयर इज नॉर्मल और द ईयर इज हैविंग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. तो इसमें रीनियस टेस्ट पॉजिटिव आता है. एंड वेबर्स इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में वेबर्स इज ऑलवेज टू द ऑपोजिट साइड यानी कि टुवर्ड्स द अनअफेक्टेड ईयर. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं. सबसे पहले हमारा प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं. तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का बहुत कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होता है. वो क्या होता है, वो होता है कि उसमें हम लोगों का ए बी गैप यानी कि जो एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच का जो गैप होता है वो नहीं होता है, दैट इज़ एब्सेंट. दोनों एयर कंडीशन और बोन कंडीशन एक दूसरे से ऑलमोस्ट मर्ज कोइंसाइड कर रहे होते हैं. तो ए बी गैप इज एब्सेंट. और इनका जो ग्राफ होता है वो अप स्लोपिंग होता है यानी कि राइजिंग होता है. यानी कि जो लोअर फ्रीक्वेंसीज है वो पहले अफेक्ट हो रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसीज, और जो हायर फ्रीक्वेंसीज है वो बाद में अफेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा अप स्लोपिंग ग्राफ होता है पीटीए पे. और लो फ्रीक्वेंसीज पहले अफेक्ट हो रहे हैं यानी कि क्या अफेक्ट हो रहा है, पहले एपेक्स ऑफ कॉक्लिया पहले अफेक्ट होता है और बाद में उसके बेसल टर्न्स अफेक्ट होते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा पीटीए के बारे में. रिक्रूटमेंट हमने देखा इसमें प्रेजेंट होता है. सीसी स्कोर, सीसी स्कोर क्या होता है कि जिन लोगों में रिक्रूटमेंट प्रेजेंट होता है, अगर हम लोग 1 डेसिबल भी इंक्रीज करते हैं हमारे इसको साउंड को, तो वो लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं वो डिफरेंस. ठीक है, अगर नॉर्मल है कोई सी पेशेंट का ईयर जिसको रिक्रूटमेंट नहीं है, तो उसका जो सीसी स्कोर होता है यानी कि अगर 1 डेसिबल इंक्रीज करे तो पेशेंट उतना नहीं अप्रिशिएट कर पाता, मेनली 10 to 20% इंक्रीज को सेंस कर पाता है. बट जिनमें रिक्रूटमेंट होता है उनका सीसी स्कोर इज 70 to 80% बिकॉज वो लाउड को बेयर नहीं कर पाते और वो उनका वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाते इवन 1 डेसिबल डिफरेंस. स्टेपिडियल रिफ्लेक्स, इसमें थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, उसका थ्रेशोल्ड डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी और जो ग्लिसरॉल टेस्ट है उन दोनों को मिला के हम लोग डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं मेनली. और जो इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी है वो ही बहुत डायग्नोस्टिक है. तो अगर बेस्ट इन्वेस्टिगेशंस पूछा जाए मीनियस के लिए तो हम लोग हमेशा बोलते हैं इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी एंड ग्लिसरॉल. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी में हम लोग का मेन क्या आता है कि हम लोग का जो SP/AP रेशियो होता है वो 45% से ज़्यादा होता है या फिर 45 होता है. तो SP/AP रेशियो इज व्हाट, SP इज द समीटिंग पोटेंशियल एंड AP इज द एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल तो हम लोग को पता है. इन दोनों का रेशियो अगर 45% से ज़्यादा हो तो दैट इज़ वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीनियस डिजीज. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. ग्लिसरॉल टेस्ट में क्या होता है कि ग्लिसरॉल एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो जाके एंडोलिम्फ के प्रोडक्शन को कम करता है, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है.
तो अगर आप इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी पहले किए, उसका स्कोर सपोज कीजिए 47% आया, फिर आपने ग्लिसरॉल दिया उसको ओरली पेशेंट को, फिर उसके थोड़ी देर बाद आपने वापस उसका इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी किया, तब हम लोग हमेशा देखते हैं कि उसमें 10% इम्प्रूवमेंट होता है, यानी कि उसका SP/AP रेशियो 47% जब आपका 37% हो गया होगा। तो ये जो अगर इम्प्रूवमेंट हो ग्लिसरॉल देने के बाद इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी में, तो वो पॉजिटिव होता है मीनियस के लिए। हमारा जो लास्ट है इसके बारे में वो है हमारा मैनेजमेंट। अगर कोई पेशेंट आपने कंफर्म कर लिया PTA और वो सब से, मेन किससे, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी एंड ग्लिसरॉल टेस्ट से, कि हाँ हमारा जो ये है एंडोलिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व है, यानी कि मीनियस डिजीज़ है, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। मेनली हम लोग रीअश्योरेंस देते हैं पेशेंट को, उसका सॉल्ट एंड वाटर का इनटेक कम करते हैं, कैफ़ी कॉफ़ीन ये सब, टी ये सब कम करते हैं, उसको स्मोकिंग उसके लिए उसको मना करते हैं। तो ये सब जनरल चीज़ें हैं जो कि हम लोग करते हैं। अगर कोई अक्यूट केस हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको वेस्टिबुलर सेडेटिव्स देते हैं। सिंस हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम लोग उस वेस्टिबुलर हमेशा पेशेंट अक्यूट कंप्लेन, यानी कि जो उसको सीवियर वर्टाइगो हो रहा होगा, एपिसोडिक वर्टाइगो, वो तब आया है, तो आप उसको ये दे सकते हैं वेस्टिबुलर सेडेटिव्स, ताकि उसका वेस्टिबुलर सिस्टम थोड़ा शांत हो और उसको वर्टाइगो से रिलीफ हो। तो कौन कौन से देते हैं हम लोग, डायमेनहाइड्रेनेट देते हैं, प्रोमेथाजिन देते हैं, तो ये सब हम लोग देते हैं। फिर हम लोग वासोडाइलेटर्स भी देते हैं, जैसे कि कार्बोजेन। कार्बोजेन क्या होता है, दैट इज़ 5% CO2 एंड 95% O2। तो हम लोग कार्बोजन भी देते हैं। वो क्या करते हैं, वो एंडोलिम्फ में सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देते हैं, तो उसके वजह से एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता, कहीं पे प्रेशर सिस्टम्स नहीं बनते, सिम्टम्स नहीं बनते, तो उसकी वजह से उसको वर्टाइगो से रिलीफ मिलता है। स्टेरॉइड्स दे सकते हैं हम लोग इंट्राटेम्पैनिक। वो क्या करता है, वो ऑल्टर करता है वाटर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो कि हमारा स्ट्राइवास्कुलरिस में चल रहा है, तो इंटर्न वो प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिम्फ को अफेक्ट कर रहा होता है। फिर हम लोग उसके बाद ये सब क्रोनिक फेजेस के फिर आ जाएंगे, केमिकल लैब्रिन्थेक्टोमी, एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन एंड लैब्रिन्थेक्टोमी। तो केमिकल लैब्रिन्थेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, इंट्राटिम्पैनिक या फिर एक माइक्रोविक करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है। माइक्रोविक यानी कि जैसे बत्ती को हम लोग भिगोते हैं, तो उसमें हम लोग कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, वो एक क्वेश्चन है। जेंटामाइसिन यूज़ करते हैं, विच इज़ एन अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो जेंटामाइसिन हम लोग माइक्रोविक के थ्रू हम लोग राउंड विंडो से होते हुए उसको इनर ईयर में देते हैं, ताकि वहाँ पे जाके वो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम यानी कि हेयर सेल्स को डिस्ट्रॉय करे, बट हियरिंग पार्ट को डिस्ट्रॉय ना करें। हम लोग हियरिंग पार्ट को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इसको पार्शियल होता है ये केमिकल लैब्रिन्थेक्टोमी, तो इसलिए हम लोग उसका सिर्फ वेस्टिबुलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, ना कि हियरिंग सिस्टम को, ताकि दूसरे साइड का जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो इस साइड के लिए भी कॉम्पेंसेट करे, उसमें सेंट्रल कॉम्पेंसेशन हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन, यानी कि जो बोन प्रेस कर रहे हैं एंडोलिम्फेटिक सैक को, हम लोग उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं बाई गोइंग थ्रू मैस्टर्ड एंड ऑल। एंडोलिम्फेटिक सैक हमारे ड्यूरा के 2 लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। लैब्रिन्थेक्टोमी हम लोग कब करते हैं, जब हमारे हियरिंग कुछ भी बचा ही ना हो। हम लोग यहाँ पे पार्शियल इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें हियरिंग बचाना था उस ईयर का, बट अगर वो इनर ईयर डेड है या फिर कॉक्लिया काम ही नहीं करता बिल्कुल भी, तो हम लोग फिर क्या चीज़ बचाए, इसलिए फिर हम लोग पूरा ही वेस्टिबुलर सिस्टम को, इनर ईयर को यानी कि लैब्रिन्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये उसका कंजर्वेटिव मेथड है, और ये 2 कंजर्वेटिव मेथड्स है, और लैब्रिन्थेक्टोमी इज़ अ डिस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट। तो ये था मेरा वीडियो अबाउट मीनियस डिजीज़। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन स्टडी विद सुजाता। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।